Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will continue stereoisomerism. As you know that we are studying stereoisomerism and terminology used in the stereoisomerism. As you know that for any chapter, first of all, basic knowledge is very important. In this topic, we have discussed some terms like optical activity, levo-dextrorotatory, racemization, racemic mixture, enantiomer, okay, plain polarized light, unpolarized light, method of polarization. These are some topics we have discussed in last class. Today we will see the next term, that is distereo. First of all, we will see the meso. I hope meso compound. कंपाउंड हमें जहाँ तक याद है कि मीजो कंपाउंड तो हमने डिस्कस कर लिया था, मगर उसका एग्जाम्पल नहीं दिया, तो एग्जाम्पल से हम देख करके उसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, फिर उसके बाद जो है हमारा जो अगला टॉपिक है या टर्म है उसको हम देखेंगे। स्टूडेंट सी हियर, सपोज हियर इज द एसिड, टार्ट्रिक एसिड, यू कैन से okay, here is OH, H, OH, H, OH, H, OH और H। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हियर इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, plane of symmetry from where you can cut into two equal part। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हम इसको दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी अगर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। H एंड OH, ओके। तो यहाँ पे काइरल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे काइरल कार्बन होते हैं। किरल कार्बन के बारे में हमने बताया कि ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, ठीक है, तो उसको हम किरल कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे ये इक्वली डिवाइड हो सकता है। दिस वन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों पार्ट मिरर इमेज है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर हम इस सोल्यूशन से हम कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो ऐसा चली जाएगी ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फिर से बता रहे हैं, मीजो कंपाउंड ऐसे होते हैं जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जहाँ से उस कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, सुपर इम्पोजिबल बन सकते हैं इमेज। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे जब हम इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से हम प्लेन फ्लोराइड लाइट को पास करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि लाइट एज सच निकल जाएगी, कोई रोटेशन
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो जो आधा हिस्सा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो उस कंडीशन में लाइट कंप्लीटली रोटेट नहीं हो पा रही है और एज सच निकल जा रही है। तो जो हमारे मीजो कंपाउंड होते हैं, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन के कारण प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से लाइट क्या होती है, एज सच निकल जाती है। क्लियर है? एक बार फिर बता देते हैं। मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पे एक हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है, जहाँ उन्हें हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और वो भी सुपर इम्पोजिबल होते हैं। अब अगर इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम भेजें तो प्लेन पोलराइज लाइट एज सच निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्यों वहाँ रोटेशन नहीं होता है? वहाँ रोटेशन इसलिए नहीं होता है कि इस मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा जो हाफ पार्ट है जहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है वो क्लॉकवाइज, आधा हिस्सा ऊपर का क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को और नीचे का हिस्सा जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो वो एज सच निकल जा रहा है। वो क्या हो रहा है? एज सच निकल जा रहा है। तो एज सच अगर निकल जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कंपाउंड पूरी तरह से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है, वो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? इन सच कंपाउंड there are even number of chiral carbon and have a plane of symmetry through which it can be cut in two equal parts, ठीक है? जहाँ से हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अपर हाफ पार्ट है वो क्या करता है? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लोअर पार्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरनल कंपनसेशन, मॉलिक्यूल के अंदर ही कंपनसेशन हो रहा है। सिंगल मॉलिक्यूल क्या, कहीं यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है और इंटरनल कंपनसेशन के कारण लाइट जो है कि अनपोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट एज सच पास हो जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू internal compensation due to internal compensation meso compound cannot rotate plane polarized light
polarized light then polarized light in any direction so the solution of meso compound is optically inactive meso compound is optically inactive ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मेसो कंपाउंड के बारे में। हमें क्या क्या याद रखना है, इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, जिससे कि हम इक्वल दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे होगा इंटरनल कंपनसेशन और इस वजह से प्लेन पोलराइज लाइट नहीं रोटेट हो पाएगी और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इतने पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अगला हमारा टॉपिक है डाइस्टीरियोमर। इसके पहले हम लोग इनैंसियोमर पढ़े थे, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इनैंसियोमर क्या होते हैं? इनैंसियोमर आर दोज कंपाउंड विच आर mirror image to each other and form a non superimposable mirror image, या हम कह सकते हैं कि इनैंसियोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजिबल इमेज ऑफ ईच अदर एंड दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल ये जो कंपाउंड होते हैं उनके ये जो कंपाउंड होते हैं, जो आइसोमर्स होते हैं, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल तो होते हैं मगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव नहीं होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका कोई मिरर रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे दो कंपाउंड बनाते हैं। सपोज ये ए है, यहाँ पे बी है, इधर सी है और इधर सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इधर मान लो ए है, इधर बी है और इधर सी है। एक मिनट, ऐसे नहीं, हम यहाँ पे कंपाउंड लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा जो कंपाउंड है, ये यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आइसोमर हम बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी ई। ठीक है, अब ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है मगर इनका कोई मिरर रिलेशनशिप नहीं है, कोई मिरर रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट जो है चेंज हो गया। आई बात समझे? तो दीज आर द कंपाउंड। ओके, द स्टीरियो आइसोमर्स, या कह सकते हैं द स्टीरियो आइसोमर्स which are
नॉन सुपर इम्पोजिबल but they have no mirror image relationship. नो मिरर इमेज रिलेशनशिप, कोई यहाँ पे मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे डायस्टीरियोमर होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? अब ये जितने भी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, ये टर्म्स आगे चल के और क्लियर होंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। व्हेन वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बेटा, नाउ सी हियर रिटेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन? रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, सपोज करो कि हमने कोई कंपाउंड ले लिया ए बी सी और यहाँ पे डी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा डी है वो F से सब्स्टिट्यूट हो गया। F से क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है, बस क्या हुआ कि जो चीज़ यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया, बस रिप्लेसमेंट हो गया और ये निकल गया। इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन। जहाँ भी टर्सरी कंपाउंड होते हैं, टर्सरी कंपाउंड में रिटेंशन होता है। अगर टर्सरी अल्कोहल है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टर्सरी हैलाइड में, तो वहाँ रिटेंशन होगा, वहाँ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, मगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं। ठीक है ना? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? when optically active, when an optically active compound optically active compounds configuration do not change after reaction then this process is known as रिटेंशन। और रिटेंशन हमें कहाँ मिलता है? टर्सरी, एग्जाम्पल टर्सरी एल्किल हैलाइड, एल्किल
हैलाइड टर्सरी एल्काइल अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी एल्किल हैलाइड, ये सब क्या करते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास इन्वर्जन। यहाँ तो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर रिएक्शन के बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या है, रिटेंशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। ओके, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट हमारा है इन्वर्जन। इन्वर्जन 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 क्या होता है, इन्वर्जन जो होता है कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो जाना ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर किसी भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है बिफोर द रिएक्शन के, तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग बरसात के दिनों में या बरसात के दिनों में हम लोग अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं और रेनी सीजन है, अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं और उसी समय बहुत तेज़ गस्टी विंड आई तो हमारा अम्ब्रेला क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। वो क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कायरल होते हैं मगर वहाँ पे जो है कि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। वहाँ क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई बात समझ में। जैसे कि अगर यहाँ पे एक हम कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कोई एक कंपाउंड हम ले लेते हैं यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हमने ले लिया H। इस साइन को हमने बता भी दिया है कि कौन चीज़ कहाँ पे होती है। ये जो डार्क लाइन दिखाई दी जाती है, ठीक है, ये सॉलिड लाइन जो यहाँ पे दिखाई जाती है वो क्यों दिखाई जाती है ये सबको पता है। यहाँ पे X, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के अंदर है और ये सामने है। ये बैक साइड इनसाइड द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर है। ये क्या है, ऑब्जर्वर है। अब यहाँ पे अगर कंपाउंड ऐसा बनता है, यहाँ Y जा कर के अटैच होता है यहाँ पे इस तरह से कि जो चीज़ जहाँ पे वो वैसे ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी वैसे ही है, यहाँ पे जो है कि CH3 ग्रुप वैसे ही है, बस यहाँ पे आ गया Y, यहाँ क्या आ गया Y। तो यहाँ पे हो गया रिटेंशन, रिटेंशन। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, रिटेंशन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा, यहाँ पे हम Y लगा रहे हैं और अगर कंडीशन ऐसी आ गई कि ये C2H5 और अब यहाँ पे Y यहाँ लग गया। अब ये जो इन्वर्जन, ये जो शेप था वो चेंज हो गया। ठीक है, अब ये CH3 जस्ट इसके अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन, इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ इन्वर्जन हो गया। और अगर ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए एक साथ, तो हमारा रेशमिक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, रेशमिक मिक्सचर।
आई होप ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद हमारा है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने देख लिया रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, और रेसमिक मिक्सचर क्या है, और फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर क्या हो गया, रेसमाइजेशन हो गया। और रेसमिक मिक्सचर का सेपरेशन क्या हो गया, रेसमिक मिक्सचर में डी और एल दोनों पार्ट होते हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी दोनों होते हैं। उन दोनों को सेपरेट करने के प्रोसेस को रेजोल्यूशन कहते हैं। और इक्वल अमाउंट में डी और एल को आपस में मिलाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपस में मिलाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो जैसा हमने बताया था कि एक किसी रिएक्शन में जहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जो सब्स्टिट्यूट होता है, यानी जिसका सब्स्टिट्यूशन होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और जिसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पहली बात तो ये जान जाते हैं कि मैकेनिज्म को जानने से पहले ये जान जाते हैं कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो स्ट्रॉन्ग जो होता है वीक को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि स्ट्रॉन्ग के साथ जब बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो वीक जो न्यूक्लियोफाइल है उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने बताया था कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो तरह का है, एक SN1 है, एक SN2 है। पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म को बोर्ड पे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 का मतलब हो गया बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हो गया एक ही चीज़, एक बार में एक ही काम होगा, एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा। और बाईमॉलिक्यूलर का मतलब हो गया कि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो होगा एक साथ लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप दोनों लगे होंगे। क्या होगा, दोनों लगे होंगे। तो हमारे यहाँ पे SN1 SN2 दो रिएक्शन हो गए। ठीक है, मैकेनिज्म जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो होते हैं। ये हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, बहुत थोड़ा सा, SN2। ठीक है, यहाँ पे SN1 क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर, और ये क्या है, बाईमॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है तो एक अटैकिंग ग्रुप होता है, एक लिविंग ग्रुप होता है। एक क्या होता है, अटैकिंग ग्रुप होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होने वाला होता है उसको अटैकिंग ग्रुप कहते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल लीव करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। उसे हम, जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, वो वीकली बॉन्डेड हो जाता है जब स्ट्रॉन्ग ग्रुप आकर के अटैच होता है। तो अब SN1 की अगर हम बात करें, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब कि यहाँ पे एक बार में एक काम होता है यहाँ पे, यानी कि पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, फिर जब लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो अटैकिंग ग्रुप आएगा। ये होता है यूनिमॉलिक्यूलर में। यानी जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, इसलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। लेकिन बाईमॉलिक्यूलर में क्या है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि SN2 में बाई मालिकुलर लिखा है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे लीविंग और अटैकिंग ग्रुप एक ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं, जबकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में लीविंग ग्रुप होता ही नहीं है, लीविंग ग्रुप निकल चुका होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में देखेंगे, केवल मैकेनिज्म ही देखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।